दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर और नेट जेआरएफ के लिए हिंदी के अध्यायवार प्रश्नों का भाग 15। इसमें हम आधुनिक हिंदी कालखंड के महत्वपूर्ण उपखंड छायावाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए प्रश्नों को कवर करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी अति उपयोगी और महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों सबसे पहले आइए आज की वीडियो के पहले प्रश्न पर आते हैं। छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आलोचक द्वारा किया गया था? ऑप्शन है आपके मुकुटधर पांडे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी या नामवर सिंह। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए मुकुटधर पांडे। दोस्तों छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे ने किया था और छायावाद को प्रसिद्ध करने में पंडित मुकुटधर पांडे की श्री शारदा पत्रिका में प्रकाशित लेखमाला की अहम भूमिका रही है। पंडित मुकुटधर पांडे की सरस्वती में प्रकाशित कविता कुकरी के प्रति को प्रथम छायावादी कविता माना गया और समस्त हिंदी साहित्य जगत ने इसे स्वीकार भी किया और इसमें छायावाद के सभी तत्व समाहित थे। सन 1916 में इसके पहले कविता संग्रह पूजा के फूल का प्रकाशन हुआ और इनकी प्रमुख कृतियों में शैलबाला 1917 ईस्वी, लक्ष्मा 1917, परिश्रम 1917, हृदयदान 1919 और मामा 1918 है। तो याद रखिएगा छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग मुकुटधर पांडे के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए, छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो आप जानते हैं कि मुकुटधर पांडे द्वारा छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है देखिए, काव्य पंक्तियां और उनके रचनाकारों के साथ सही सुमेलन करना है। विपुल मणिरत्नों का छविजाल, ये सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। जीवन का लेकर नव विचार, ये प्रसाद की रचना है। सुमन हृदय में सेज बिछाते, महादेवी वर्मा की। और सुनता वसंत में उपवन में कलिकुंजित पिक, ये निराला की रचना है। तो सही उत्तर है 3, 1, 4 और 2। ऑप्शन एक आपका ऑप्शन ए सही उत्तर है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया किसने कहा था? ऑप्शन है डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दोस्तों छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म विद्रोह या सूक्ष्म का विद्रोह डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा कहा गया है, जबकि कथन है कि छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म की प्रतिक्रिया, ये कथन नहीं है। डॉक्टर नगेंद्र का कहना है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है और यहाँ पर सूक्ष्म की प्रतिक्रिया, स्थूल के विरुद्ध सूक्ष्म की प्रतिक्रिया कथन का प्रयोग किया गया है। तो इसमें कोई भी उत्तर आपका सही नहीं होगा। आचार्य देखिए डॉक्टर नागेंद्र द्वारा छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है, ये कथन किसका है? ऑप्शन है डॉक्टर नागेंद्र, डॉक्टर रामविलास शर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल या डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो सही उत्तर है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। दोस्तों डॉक्टर रामकुमार वर्मा छायावाद के संबंध में कहते हैं कि परमात्मा की छाया आत्मा में और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने पर छायावाद की सृष्टि होती है। प्रमुख छायावादी कवियों में निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, उदय शंकर भट्ट, रामकुमार वर्मा और तारा पांडे हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर किस साहित्य का प्रभाव है, आपको बताना है। तो सही उत्तर है फ्रांसीसी। देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार छायावाद में प्राप्त होने वाली प्रतीक शैली पर फ्रांसीसी साहित्य का प्रभाव है और प्रतीकवाद का उदय फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न है, एक कथन है कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। छायावाद के संबंध में ये कथन किसका है?
तो उत्तर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। दोस्तों, हिंदी के प्रसिद्ध आलोचक और हिंदी साहित्य इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य ऐतिहासिक ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1929 में प्रकाशित हुई थी, इसमें कहा है कि छायावाद बड़ी सहृदयता के साथ प्रभाव साम्य पर ही विशेष लक्ष्य रखकर चला है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद का प्रवर्तक मुकुटधर पांडे को मानते हैं। आचार्य शुक्ल का कहना है कि छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए, एक रहस्यवाद के अर्थ में, दूसरा काव्य शैली या पद्धति के अर्थ में। अगला प्रश्न है, छायावादी युग का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, छायावादी युग का प्रवर्तक जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। देखिए, छायावाद के प्रवर्तक के संबंध में विवाद है। डॉक्टर गंगा प्रसाद पांडे निराला की जूही की कली जो 1916 की प्रकाशित हुई थी, इसके साथ इस युग का प्रवर्तक महाप्राण निराला को मानते हैं। छायावाद का काल 1918 से 1936 तक माना जाता है। अधिकतर विद्वान प्रसाद की झरना जो है काव्य संग्रह 1918 से इस युग की शुरुआत मानते हैं, क्योंकि इस युग में प्रसाद का आगमन पहले हुआ और छायावाद की भी यहीं से शुरुआत मानी जाती है, इसलिए जयशंकर प्रसाद को ही छायावाद का प्रवर्तक माना जा सकता है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों, छायावाद की पहली रचना किसे माना जाता है? ऑप्शन है पल्लव, लहर, कामायनी या झरना। तो सही उत्तर है छायावाद की पहली रचना जयशंकर प्रसाद की झरना को माना जाता है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, इन कवियों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। देखिए, कवि और कालक्रम है प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। तो आप देखिए, प्रसाद का जन्म आप देख सकते हैं दोस्तों, जयशंकर प्रसाद का जन्म जो है 1889 में, मृत्यु 1937 में हुई थी। निराला 1896 में पैदा हुए और 1961 में इनकी मृत्यु हुई थी। और पंत, इनका जो जीवन काल है, समय काल है 1900 से 1977, और महादेवी वर्मा 1907 से 1987। तो आप देख सकते हैं प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा। तो इसका दोस्तों आरोही कालक्रम में आपको व्यवस्थित करना है। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी वर्मा, ये छायावाद के कवियों का आरोही कालक्रम है। दोस्तों, प्रमुख छायावादी रचनाओं में अगर जो आप देखें तो चिदम्बरा सुमित्रा नंदन पंत की रचना है, कामायनी जयशंकर प्रसाद की, राम की शक्ति पूजा निराला की, यामा महादेवी वर्मा की और चित्तौड़ की चिता राम कुमार वर्मा की रचना है। अगला प्रश्न है, आधुनिक काल की किस काव्य धारा में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है? ऑप्शन देखिए, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, छायावाद। दोस्तों, आधुनिक काल की छायावादी कविता में रहस्यवाद की भावना पाई जाती है। छायावाद दो अर्थों में प्रयोग किया गया है, रहस्यवाद के अर्थ में और शैली विशेष या पद्धति विशेष के व्यापक अर्थ में। 1916 के आसपास हिंदी में कल्पनापूर्ण स्वच्छंदता और भावुकता की एक लहर उमड़ी। भाव, भाषा शैली, छंद, अलंकार सभी दृष्टियों से पुरानी कविता से इसका कोई मेल न था और आलोचकों ने इसे छायावाद या छायावादी कविता का नाम दिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं, कौन कौन सी हो सकती हैं? तो विकल्प दिए गए हैं, आप देखिए, विशेषण विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश, मूर्ति विधान, इतिवृत्तात्मकता। तो देखिए, 1, 2 और 3 विशेषण विपर्यय, स्वच्छंद भावावेश और मूर्ति विधान, ये छायावाद की प्रमुख विशेषताएं हो सकती हैं। छायावाद के अर्थ निर्धारण में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सीमित अर्थ में इसे एक शैली विशेष माना है, जिसमें लाक्षणिक मूर्तिमत्ता, प्रतीक विधान, विरोध चमत्कार, विशेषण विपर्यय, मानवीकरण, अनियुक्त विधान आदि पर बल रहता है। और छायावाद के व्यापक अर्थ में उन्होंने रहस्यवाद को भी शामिल किया है। जयशंकर प्रसाद ने छायावाद में स्वानुभूति की विवृत्ति पर बल दिया और छायावाद के विवेचन के प्रसंग में स्वच्छंदतावादी प्रवृत्ति का भी उल्लेख मिलता है। और इतिवृत्तात्मकता ये छायावाद की नहीं बल्कि द्विवेदी युग की विशेषता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक छायावाद की प्रवृत्ति नहीं है? अमूर्त और अशरीरी सौंदर्य चित्रण, प्रकृति का चित्रण, मानव प्रेम, शिशु प्रेम और अज्ञात व्यक्ति के प्रति उदात्त प्रेम का वर्णन और इतिवृत्तात्मकता। तो इतिवृत्तात्मकता दोस्तों छायावाद की विशेषताएं नहीं हैं। अन्य जो 3 विशेषताएं हैं या प्रवृत्तियां हैं वो छायावाद की हैं।
अगला प्रश्न है, चित्रात्मक भाषा और लाक्षणिक पदावली किस युग की कविता की विशेषताएं हैं, आपको बताना है। ऑप्शन है छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर है छायावाद। देखिए, छायावादी युग प्रधानतः मुक्तक गीतों का युग है। ये मुक्तक गीत गेय और संगीतात्मक है। चित्रमयी कल्पना तथा लाक्षणिक प्रतीकात्मक शैलियों को अपनाकर छायावादी कवियों ने कविता को सजीव और सरस बना दिया है। भावानुकूल छंद चयन करने में भी इन्होंने अपनी मौलिकता का प्रदर्शन किया और अलंकारों के प्रयोग में भी नवीनता है। मानवीकरण तथा विशेषण विपर्य जैसे नए अलंकारों का उदय और अधिक प्रयोग हुआ है। भाषा यानी खली बोली को संवारने, उसमें ब्रज भाषा जैसी लोच और सरसता लाने, उसकी अभिव्यंजना शक्ति बढ़ाने का समस्त श्रेय छायावादी युग को ही दिया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। छायावाद में वक्रता का वैभव मिलता है। प्रसाद के काव्य में निम्नलिखित में से किसका उत्कर्ष मिलता है? विदग्धता, अभिव्यंजना, चारुता या चमत्कार? तो सही उत्तर है अभिव्यंजना। दोस्तों, अभिव्यंजना की दृष्टि से देखा जाए तो जयशंकर प्रसाद के काव्य की गरिमा अपरिमित है। वस्तु का मार्मिक एवं पूर्ण अंतः साक्षात्कार तभी संभव है जब अभिव्यंजना के सूक्ष्म प्रसाधनों का प्रयोग कौशलपूर्ण हो, और यह तथ्य भी सही है कि अभिव्यंजना साधन मात्र है, साध्य वास्तविक वस्तु ही होती है। और प्रसाद के काव्य में ध्वनि, रीति, गुण, वक्रोक्ति, औचित्य आदि तत्वों से युक्त होकर अभिव्यंजना ने अपना स्वरूप ग्रहण किया है। आंसू में प्रसाद के अंतर्भावनाओं जैसी अभिव्यक्ति हुई है, वैसी अन्यत्र विरल है। कामायनी में एक प्रौढ़ विद्वत्ता झलकती है और अमूर्त भावों को मूर्त रूप देने में प्रसाद की कला अतुलनीय रही है। प्रसाद की लाक्षणिकता बेजोड़ है और प्रसाद की कविताएं माधुर्य रस से भरी हुई हैं। परंपरा से हटकर और ऊपर उठकर प्रसाद ने अपनी कविता की भाव भूमि का निर्माण किया है। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आधुनिक काल के तीसरे उत्थान की प्रमुख साहित्यिक प्रवृत्ति क्या है? देखिए, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, हालावाद या छायावाद? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, छायावाद। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक काल को दो खंडों में विभाजित किया है, गद्य खंड और काव्य खंड। दोनों खंडों को दो दो प्रकरणों में बांटा गया है। गद्य के पहले प्रकरण में ब्रजभाषा गद्य और खड़ी बोली गद्य का विवेचन, और दूसरे प्रकरण में गद्य साहित्य का आविर्भाव विश्लेषित है। और काव्य खंड में भी दो प्रकरण हैं, पुरानी काव्य धारा और नई धारा। नई धारा के तीन उत्थान हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय। और काव्य खंड के दूसरे प्रकरण के तृतीय उत्थान को काव्य में छायावाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा क्या है, आपको बताना है। सधुक्कड़ी, अवधी, ब्रज भाषा या खड़ी बोली? तो सही उत्तर है खड़ी बोली। देखिए, जयशंकर प्रसाद की कामायनी की भाषा खड़ी बोली है। खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजयनी बनाने का संदेश देता है। ये रूपक कथा काव्य भी है। उनकी यह कृति छायावाद और खड़ी बोली काव्य की गरिमा का ज्वलंत उदाहरण है। और सुमित्रा नंदन पंत ने इसे हिंदी में ताजमहल के समान माना है और कामायनी में प्रत्यभिज्ञा दर्शन को प्रतिष्ठित किया गया है। अगला प्रश्न है, महाकाव्य कामायनी में निहित दर्शन कौन सा है, आपको बताना है। वेदांत, चारवाक, अरविंद या प्रत्यभिज्ञा? तो सही उत्तर है प्रत्यभिज्ञा दर्शन महाकाव्य कामायनी में निहित है। अगला प्रश्न है, श्रद्धा नामक पात्र किस महाकाव्य में है? तो उत्तर है जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी में श्रद्धा और मनु तथा ईड़ा नामक पात्र हैं। कामायनी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं? देखिए, आपको बताना है कि कामायनी के प्रमुख पात्र कौन हैं। राम, कृष्ण, रतन सेन या मनु? तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, मनु दोस्तों कामायनी के प्रमुख पात्र हैं। अगला प्रश्न है, कामायनी के संदर्भ में असत्य कथन चिन्हित कीजिए। यह कृति अभेद मूलक अद्वैतवाद का शंखनाद करती है। ये नारी सृष्टि के लिए संजीवनी है। इस कृति में मानवीय संवेगों का उदात्तीकरण नहीं है और यह शाश्वत जीवन और मनुष्य कल्याण का काव्य है। तो दोस्तों, ये प्रश्न में जो विकल्प हैं वो त्रुटिपूर्ण हैं और वस्तुतः कामायनी प्रसाद द्वारा रचित 15 सर्गों का महाकाव्य है, जिसमें अद्वैतवाद और प्रतिभिज्ञा दर्शन है और इसमें मानवीय मनोभावों के आधार पर चिंता से आनंद तक की यात्रा कराई गई है।
अगला प्रश्न बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में कि कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं, तो याद रखिएगा कामायनी में कुल 15 सर्ग हैं। ये सर्ग हैं चिंता सर्ग, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद। तो ये कुल 15 सर्ग हैं कामायनी में। कामायनी में स्वयं कामायनी नाम भी कम प्रतीकात्मक नहीं है। कर्म सर्ग के पहले कामायनी का प्रयोग नहीं होता है और पांडुलिपि संस्करण में यज्ञ सर्ग जो बाद में लेखक द्वारा कर्म कर दिया गया होगा, जैसा कि युद्ध सर्ग को संघर्ष सर्ग कर दिया गया है। तो याद रखिएगा कामायनी महाकाव्य 15 सर्गों में विभाजित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए कामायनी का 9वां सर्ग कौन सा है, आपको बताना है। तो आप देख सकते हैं कामायनी का 9वां सर्ग ईड़ा सर्ग है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। कामायनी छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित महाकाव्य है। इसमें कुल 15 सर्ग हैं। इसका 9वां सर्ग ईड़ा है, जो बुद्धि का प्रतीक है। दोस्तों आप देख लीजिए कि कामायनी में छंद तांटक का प्रयोग किया गया है और छायावाद का उपनिषद, इसको कामायनी को शांतिप्रिय द्विवेदी ने कहा है। चिंता, आशा, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या, ईड़ा, स्वप्न, संघर्ष, निर्वेद, दर्शन, रहस्य और आनंद ये कामायनी के प्रमुख सर्ग हैं। और मानवता का रसात्मक इतिहास नंद दुलारे वाजपेयी द्वारा कामायनी को कहा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। श्रद्धा कामायनी का 3रा सर्ग है। राम की शक्ति पूजा राम कथा से संबंधित रचना है। कुकुरमुत्ता में छायावादी शब्दावली का निषेध है और अंधेरे में कविता चांद का मुख टेढ़ा है में संकलित नहीं है। तो देखिए दोस्तों, उपर्युक्त कथनों में असत्य कथन क्या है कि अंधेरे में जो कविता है चांद का मुख टेढ़ा है में संकलित नहीं है। वस्तुतः अंधेरे में मुक्तिबोध की लंबी कविता है जो उनके काव्य संग्रह चांद का मुंह टेढ़ा है में संकलित है। अगला प्रश्न है कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है, तो आप जानते हैं शांतिप्रिय द्विवेदी ने। दोस्तों शांतिप्रिय द्विवेदी महत्वपूर्ण आलोचक रहे हैं। उन्होंने जयशंकर प्रसाद कृत कामायनी जो कि 1936 में प्रकाशित हुई थी, इसको छायावादी शैली का प्रथम महाकाव्य और इसे शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है। शांतिप्रिय द्विवेदी ने 27 कृतियाँ लिखी हैं, जिनमें से प्रमुख है परिचय, नीरव, हिमानी, हमारे साहित्य निर्माता, युग और साहित्य, सामयिकी, धरातल, जीवन यात्रा, परिव्राजक की प्रज्ञा, प्रजा, मृत और विकास, कवि और काव्य परिक्रमा, चित्र, चिंतन और स्मृतियाँ और कृतियाँ। दोस्तों डॉक्टर नागेंद्र कामायनी को 1935 की कृति मानते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचयिता का नाम चिन्हित कीजिए। कितने हृदय के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन विरोह कोक, इसके रचनाकार कौन हैं, तो सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रसाद। जयशंकर प्रसाद कितने हृदय के मधुर मिलन, क्रंदन करते वन विरह कोक, ये काव्य पंक्तियों के रचयिता हैं। प्रसाद की प्रमुख काव्य पंक्तियों में बाधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, इसके अलावा इस पथ का उद्देश्य नहीं है श्रांत भवन में टिक रहना, और उज्ज्वल वरदान चेतना का सौंदर्य जिसे सब कहते हैं, ये जयशंकर प्रसाद की प्रमुख काव्य पंक्तियां हैं जो कि परीक्षाओं के लिए संभावित हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से छायावादी कवि कौन नहीं है, आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद या सुमित्रानंदम पंत, तो सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त। दोस्तों मैथिली शरण गुप्त द्विवेदी युगीन प्रतिनिधि कवि हैं, जबकि शेष कवि छायावादी हैं। अगला प्रश्न है, छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है, आपको बताना है। देखिए छायावाद को राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति किसने कहा है, डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह, रामस्वरूप चतुर्वेदी या नंद दुलारे वाजपेयी, तो सही उत्तर है नामवर सिंह। दोस्तों डॉक्टर नामवर सिंह छायावाद को राष्ट्रीय जागरण से जोड़ते हुए कहते हैं कि छायावाद उस राष्ट्रीय जागरण की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है जो एक ओर पुरानी रूढ़ियों से मुक्ति चाहता था और दूसरी ओर विदेशी पराधीनता से। इस जागरण में जिस तरह क्रम से विकास होता गया, इसकी काव्यात्मक अभिव्यक्ति भी विकसित होती गई और इसके फलस्वरूप छायावाद संज्ञा का भी अर्थ विस्तार होता गया। डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा डॉक्टर नामवर सिंह आदि आलोचकों ने छायावाद को राष्ट्रीय आंदोलन तथा पूंजीवाद के विकास के साथ जोड़ा है, जबकि डॉक्टर नागेंद्र की दृष्टि में छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। रामस्वरूप चतुर्वेदी छायावाद को शक्ति काव्य कहते हैं।
अगला प्रश्न है दोस्तों, कामायनी में श्रद्धा किसका प्रतीक है? आपको बताना है। तन का, मन का, हृदय का या बुद्धि का? तो सही उत्तर है कामायनी महाकाव्य में श्रद्धा जो है वो हृदय का प्रतीक है। कामायनी में मनु, श्रद्धा और इड़ा क्रमशः मन, हृदय और बुद्धि के प्रतीक हैं। कामायनी अपनी मूल कथा और उससे व्यंजित होने वाले तात्पर्य दोनों की दृष्टि से अत्यंत श्रेष्ठ रचना है और कामायनी जयशंकर प्रसाद कृत एक महाकाव्य है। इसकी प्रधान पात्र श्रद्धा है। काम की पुत्री होने के कारण उसका दूसरा नाम कामायनी भी है और प्रसाद जी ने इस गरिमामयी नारी को सम्मान देने के लिए अपने महाकाव्य का नाम कामायनी रखा है। इसकी कथा का आधार ऋग्वेद, छांदोग्य उपनिषद, शतपथ ब्राह्मण और श्रीमद् भागवत है। अगला प्रश्न है, कामायनी की श्रद्धा का प्रतीक, श्रद्धा किसका प्रतीक है? तो आप जानते हैं दोस्तों, कामायनी की श्रद्धा हृदय का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति को पहले ब्रजभाषा में और बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया? ऑप्शन देखिए, प्रेम पथिक, कानन कुसुम, झरना या आंसू? तो सही उत्तर है प्रेम पथिक। दोस्तों, जयशंकर प्रसाद की रचना प्रेम पथिक पहले ब्रजभाषा में लिखी गई थी, लेकिन बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित कर दिया गया और आप जान लीजिए कानन कुसुम और झरना के परवर्ती संस्करणों में कवि ने कुछ नई कविताओं का समावेश किया और आंसू में 64 छंद और जोड़ दिए हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, जयशंकर प्रसाद की प्रमुख रचनाओं में उर्वशी, वन मिलन, प्रेम राज्य, अयोध्या का उद्धार, शोकोच्छ्वास, बभ्रुवाहन, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर और कामायनी 1936 में प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति जयशंकर प्रसाद की नहीं है? आपको बताना है। देखिए, कानन कुसुम, दीपशिखा, झरना और कामायनी। तो दीपशिखा दोस्तों ये जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है, सन 1918 में प्रकाशित जयशंकर प्रसाद की काव्य संकलन झरना में कुल कितनी कविताएं थीं? आपको बताना है। तो सही उत्तर है 24 कविताएं। देखिए दोस्तों, झरना का पहला संस्करण 1918 में, दूसरा 1927 में प्रकाशित हुआ और झरना के तीसरे संस्करण के अंतर्गत जो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था, प्रकाशक का निवेदन है जिस शैली की कविता को हिंदी साहित्य के आज के दिन छायावाद का नाम मिल रहा है उसका प्रारंभ प्रस्तुत संग्रह द्वारा ही हुआ था। किंतु झरना के प्रथम संस्करण के संबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि झरना की उन 24 कविताओं में उस समय नूतन पद्धति पर निकलती हुई कविताओं से कोई ऐसी विशिष्टता नहीं थी जिस पर ध्यान दिया जाता। दूसरे संस्करण में जो बहुत पीछे विक्रम संवत 1984 में निकला, पुस्तक का स्वरूप बदल गया। उसमें आधी से ऊपर यानी 33 रचनाएं जोड़ी गईं जिनमें पूरा रहस्यवाद, अभिव्यंजना का अनूठापन, व्यंजक, चित्र विधान सब कुछ मिल जाता है। विषाद, बालू की बेला, खोलो द्वार, बिखरा हुआ प्रेम, किरण, बसंत की प्रतीक्षा आदि उन्हीं पीछे जोड़ी गई रचनाओं में शामिल हैं जो पहले संस्करण में नहीं थीं। अगला प्रश्न है, आंसू क्या है? तो देखिए दोस्तों, आंसू जो है ये आपका इनमें देखिए मुक्तक काव्य संकलन, तुकांत काव्य, प्रबंध काव्य या इनमें से कोई नहीं? तो सही उत्तर है इनमें से कोई नहीं, क्योंकि आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक विरह काव्य है जिसमें प्रेमी की अतीत की मादक स्मृतियों की याद में अपनी आंतरिक ज्वाला, विषाद और वेदना का इजहार है। स्मृति के रूप में प्राय 3 वस्तुओं का उल्लेख हुआ है: प्रिय के शारीरिक सौंदर्य और परिरंभ कुंभ की मदिरा और निःश्वास मलय के झोंके का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से प्रसाद जी के द्वारा रचित विरह काव्य कौन सा है? आपको बताना है। ऑप्शन है लहर, झरना, आंसू और चित्राधार। तो सही उत्तर है आंसू। दोस्तों, आंसू जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित एक प्रसिद्ध विरह काव्य है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की कृतियां किस विकल्प में हैं? आपको बताना है। देखिए दोस्तों, झरना, लहर, ध्रुवस्वामिनी और स्कंदगुप्त। झरना और लहर जहां काव्य संग्रह, वहीं ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त इनके ऐतिहासिक नाटक हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। आप देख सकते हैं कि नीरजा, सांध्यगीत, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी ये महादेवी वर्मा की रचनाएं हैं। परिमल, गीतिका, प्रबंध पद्य और तुलसीदास। देखिए आप देख सकते हैं कि विकल्प सी की कृतियां सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हैं और पल्लव, गुंजन, युगवाणी और ग्राम्या ये सुमित्रा नंदन पंत की रचनाएं हैं।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृति के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं हैं, आपको बताना है। तो आप देखिए, ऑप्शन है कानन कुसुम, ध्रुव स्वामिनी, चारुचंद्र लेख और तितली। तो सही उत्तर है दोस्तों चारुचंद्र लेख। चारुचंद्र लेख के लेखक जयशंकर प्रसाद नहीं बल्कि हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी की प्रमुख रचनाओं में बाणभट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, कुटज, विचार प्रवाह, अशोक के फूल, कल्पलता, आलोक पर्व, विचार और वितर्क, ये हैं। कानन कुसुम ध्रुव स्वामिनी और तितली जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। दोस्तों, कबीर नामक कृत पर हजारी प्रसाद द्विवेदी को मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ था। साहित्य समिति इंदौर ने हजारी प्रसाद द्विवेदी को सूर साहित्य पर स्वर्ण पदक से सम्मानित किया और विश्व भारती का संपादन भी इनके द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना महादेवी वर्मा की नहीं है? यामा, दीपशिखा, आंगन के पार द्वार और नीरजा। तो आंगन के पार द्वार महादेवी वर्मा की नहीं बल्कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे यानी एस.एच. वात्स्यायन अज्ञे की है। अज्ञे की अन्य प्रमुख रचनाओं में अरि ओ करुणा प्रभा में, हरी घास पर क्षण भर, इंद्रधनु रौंदे हुए थे, पूर्वा, सुनहले सवाल, कितनी नावों में कितनी बार, बावरा अहेरी, इत्यलम, चिंता, पहले मैं सन्नाटा बुनता हूँ, ये सभी रचनाएं अज्ञे की हैं। दोस्तों, महादेवी वर्मा की कुछ प्रमुख काव्य रचनाओं में निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत, दीपशिखा, सप्तपाणा, यामा और हिमालय हैं। निहार महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह है, इसमें 47 गीत शामिल हैं। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा छायावाद युग के 4 कवियों को बृहद चतुष्टयी के नाम से जाना जाता है। महादेवी वर्मा को भारत सरकार ने पद्म भूषण अलंकरण से सम्मानित किया है और इनकी रचनाएं सबसे पहले चांद पत्रिका में प्रकाशित हुईं। काव्यात्मक प्रतिभा के लिए इन्हें सेक्सरिया और मंगला प्रसाद पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ और भारत भारती पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया और महादेवी वर्मा का जीवन काल 1907 से 1987। इनका जन्म फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। ये आरंभ में ब्रज भाषा में कविता लिखती थीं, बाद में खड़ी बोली में लिखने लगीं और ये एक कुशल चित्रकार भी थीं। अगले प्रश्न पर आते हैं, नीरजा, रश्मि, ये सभी काव्य संग्रह किसके द्वारा लिखे गए हैं? तो उत्तर है ये काव्य संग्रह नीरजा, रश्मि और इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों कि नीरजा, रश्मि, दीपशिखा, सांध्य गीत, सप्तपाणा, यामा और हिमालय ये महादेवी वर्मा के काव्य संग्रह हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा काव्य संग्रह महादेवी वर्मा का नहीं है? देखिए, निहार, रश्मि, नीरजा और पल्लव। तो सही उत्तर है पल्लव। पल्लव दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि ये निहार, रश्मि और नीरजा महादेवी वर्मा की हैं, पल्लव महादेवी वर्मा का नहीं है। अगला प्रश्न है, निहार की रचना किसने की है? तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, महादेवी वर्मा ने निहार की रचना की है। अगला प्रश्न और आज के वीडियो का आखिरी प्रश्न है कि महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? दीपशिखा, यामा, निहार या रश्मि? तो सही उत्तर है निहार। देखिए दोस्तों, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संकलन निहार है और आपके लिए एक प्रश्न है, निहार कब प्रकाशित हुआ था? उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों, ये था आज का वीडियो में आपने हिंदी विषय से आयोजित परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी प्रवक्ता, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, इन परीक्षाओं में जो हिंदी विषय से आयोजित प्रश्न होते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न, उनको आप एक जगह इकट्ठा कर लीजिए ताकि एग्ज़ाम टाइम रिवीजन में आसानी रहे और वो प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट चालू कराते समय भी हम लाएंगे ताकि आपको पूरी तरह कंठस्थ हो जाए और परीक्षा में सही अटेम्प्ट कर सकें। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।